हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब के निर्माण में, उसके लिए दो केस आता है। कितने केस होता है? दो होता है। और अवतल में बताए थे कि अवतल में 6 केस आता है और उत्तल में कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला केस आपका कहता है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सो आपको बताना। चलिए मान लिया जाए कि ये आपका क्या है, कोई उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण है। ये आपका हो गया, ये क्या हो गया आपका? ये प्रधान अक्ष हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया। और ये हो गया आपका ध्रुव पी। ये क्या हो गया आपका? ध्रुव पी हो गया। और ये जो होगा, इससे जो ये आपतित किरण है, क्या होगा? आपतित किरण। आपतित किरण दर्पण पड़ने के बाद क्या हो जाती है? वह वापस लौट जाती है। और इस प्रधान अक्ष को आप आगे तक बढ़ा दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है? आपका फोकस है। ये क्या है? फोकस है। और आपतित किरण ये जो होगा फोकस पर आकर क्या होगी? यह मिलेगी। अब इससे जो ये प्रधान अक्ष के एक अन्य और किरण जब खींच देते हैं तो ये भी किरण जाकर क्या हो जाएगी? लौट जाएगी आपस। और ये कहाँ जाकर के मिलेगी? ये मिलेगी आपका फोकस पर। और यहाँ पर मान लेते हैं आपका कहीं पर हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो समझिएगा कि जब किसी वस्तु को अगर अनंत पर रखते हैं, अनंत पर जब रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। और जब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है ना, तो वह वस्तु से जो होता है बहुत छोटा होता है। क्या होता है? वह वस्तु से बहुत छोटा होता है आपका। ठीक है, अब यहाँ समझिए क्या है कि इसको भाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? कहेंगे कि अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली आपतित प्रकाश की किरणें, ये प्रधान अक्ष है, ये प्रधान अक्ष के समांतर होती है। ये क्या है आपका? ये प्रधान अक्ष के समांतर है। ये प्रधान अक्ष और ये आपतित किरण जो है, ये वाला आपतित किरण जो है, यह क्या होती है? इसके समांतर होती है। ये वाला और ये समांतर हो जाएगी। और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है। और इसका जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए आगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे कि अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली आपतित आपतित प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर होती है। और परावर्तन हो जाएगा ये। ठीक है, परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन के बाद सभी किरणें फोकस एफ पर मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, जहां उसका प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर। और यह क्या होगा? यह काल्पनिक होगा, सीधा होगी और वस्तु से क्या होगी? बहुत छोटा होगा। क्या होगा? वस्तु से बहुत छोटा आपका हो जाएगा। चलिए अब आगे केस नंबर 2 देखिएगा। केस नंबर 2 कह रहा है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो। कहाँ हो? अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सो बताना है। चलिए ये ले लेते हैं हम, उत्तल दर्पण ले लेते हैं। ये हो गया आपका क्या? उत्तल दर्पण हो गया। क्वेश्चन में कहा है ये प्रधान अक्ष ले लिए, ये आपका हो गया प्रधान अक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका ध्रुव पी ले लेते हैं। ध्रुव और अनंत के बीच, अनंत इधर कहीं अनंत चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर कहीं अनंत हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या कर देते हैं? एक वस्तु को रख देते हैं। वस्तु रख दिए, इस वस्तु का नाम दे देते हैं ए और बी नाम दे दिए। जब यह दर्पण पर पड़ा तो पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा? यह वापस लौट जाएगा, परावर्तित हो गया। ठीक है, परावर्तित होने के बाद इसको चलिए आगे, दर्पण के ये पीछे है, ये पीछे वाला भाग है, इसको आगे तक बढ़ा दिए। अब बढ़ाने के बाद क्या किए? तो यहाँ पर मान लेते हैं फोकस है और यहाँ कहीं मान लेते हैं आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो ये जो होगा परावर्तन के बाद फोकस होती है या मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। फिर जब वक्रता केंद्र से जब किरण जब जाएगी तो यहाँ पर ये किरण पड़ा, किरण पड़ने के बाद यह दर्पण पर पड़ा और पड़ने का पुनः लौट जाएगा। ये पुनः जो लौटा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, तो ये किरण गया यहाँ से, यहाँ जाने के बाद किस पर पड़ेगा? ये दर्पण पड़ा, पड़ने के बाद ये पुनः लौट गया। ये एरो का चिन्ह पर ध्यान दीजिए। और ये कहाँ पर जाकर के मिलेगा आपका? ये
वक्रता केंद्र पर जाकर के मिलेगा। और ये जो दोनों जो कटा, यहीं प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, इसको नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश नाम दे दिए। तो प्रतिबिंब किससे किसके बीच बना? तो प्रतिबिंब जो बना वह बना आपका किसके बीच में बना? प्रतिबिंब या ध्रुव के बीच में और फोकस के बीच में बना। तो इसको पिक्चर में बोलेंगे, भाषा में बोलेंगे कि जब वस्तु ए बी को अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच ए डैश बी डैश बनता है। यह वास्तविक, उल्टा और वस्तु से क्या होगा? छोटा बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो कहेंगे कि जब वस्तु ए बी को अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। यह काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा बन जाएगा। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में उपयोग के बारे में। समझिए कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है हम लोग करते हैं हजामती बनाने में, और अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के अग्रदीप में जो आगे में जो लाइट लगा हुआ रहता है उसमें करते हैं। डॉक्टर द्वारा आँख का नाक की बीमारी देखने में करते हैं। तो पहला आपका क्या है? डॉक्टर द्वारा आँख का नाक की और गला की बीमारी देखने में करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका? हजामती बनाने में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, सौर भट्टी में करते हैं। और नेक्स्ट आपका है, चलिए ध्यान दीजिए, अगला हो जाएगा क्या आपका? सोलर कुकर में हम लोग करते हैं, सोलर कुकर में करते हैं, मोटर गाड़ी के अग्रदीप में करते हैं, टेबल लैंप, ठीक है, क्या है? टेबल लैंप में करते हैं। उसके बाद सर्च लाइट में करते हैं। इतना जो है हम लोग करते हैं किसका उपयोग? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब आते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है यह मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। किसमें करते हैं? मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं, जो पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। अब पीछे का, अब यहाँ से क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी में अब साइड मिरर को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है जब प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से जो होता है वह छोटा दिखाई देता है, इसलिए मोटर गाड़ी में जो होता है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अगला क्या है आपका कि सड़क, ठीक है, सड़क हो या गली, सड़क गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में, जैसे आप लोग देखे होंगे कभी कि शहर आर में देखिए, बड़े बड़े शहर सब में कि मान लीजिए गोलंबर एक हो गया या चौराहा हो गया, ऊपर में लाइट लगा हुआ रहता है, तो वो लाइट जो रात के समय जलता है तो उसका जो लाइट बहुत दूर तक फैला हुआ होता है, उसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। क्या होता है कि सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी कहते हैं किसको? तो चिन्ह परिपाटी जो होता है कि गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी का उपयोग करते हैं, उससे क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब समझना है यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि जैसे कि अगर समझे यहाँ से, ये हम बना लेते हैं अवतल दर्पण, ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में जो होता है कभी प्रतिबिंब ये दर्पण के इधर बनता है पीछे, कभी दर्पण के सामने बनता है, और ये उत्तल दर्पण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ये हो गया आपका पीछे, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा आपका सामने। तो उत्तल दर्पण में तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब जो होता है कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन दोनों स्थितियों को जो होता है स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी का उपयोग करते हैं, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो चिन्ह परिपाटी किससे कहते हैं? तो समझिए, चिन्ह परिपाटी हम लोग कहते हैं, चिन्ह परिपाटी किससे कहेंगे? कहेंगे किसी गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आजकल जो है चिन्ह परिपाटी आजकल जो होता है चिन्ह परिपाटी को निर्देशांक चिन्ह परिपाटी भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, तो चिन्ह परिपाटी को निर्देशांक चिन्ह परिपाटी भी कहा जाता है। अब यहाँ से ध्यान देना है कि ध्यान यह दीजिएगा कि अगर बात करें, ये मान लेते हैं अवतल दर्पण, क्या है? ये अवतल दर्पण हो गया आपका, या ये आपका हो गया आपतित किरण, और ये हो गया आपका ध्रुव,
ये ध्रुव हो गया। यहाँ पर मान लेते हैं कहीं फोकस है, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, वक्रता केंद्र सी है। अब यहाँ से आगे समझिएगा, ध्यान देने वाली बात, एक इसको आगे तक बढ़ा देते हैं। ये तो हो गया दर्पण के पीछे, क्या हो गया आपका, ये दर्पण के पीछे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये दर्पण के पीछे इस क्या है, ये इस ध्रुव को क्या करते हैं, इस ध्रुव को जो है, इस ध्रुव को क्या, इस ध्रुव को मूल बिंदु मान करके सभी दूरी को मापेंगे। क्या है, सभी दूरी को मापेंगे। अगर ये पीछे है तो ये दर्पण के क्या है, सामने है। दर्पण के पीछे जितना भी प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक होता है, और दर्पण के जो सामने बनता है वह वास्तविक होता है। तो दूरी जो मापने के लिए उपयोग करेंगे, तो ध्रुव को मूल बिंदु माप करके दूरी को मापेंगे, ठीक है। ये अगर आपतित प्रकाश दिशा में, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि आपका जो है ये आपतित प्रकाश की किरण है, क्या है, ये आपतित प्रकाश की किरण है। इस दिशा में जितना भी आपका क्या रहेगा, कोई वस्तु रहे, पर फोकस रहे, वक्रता केंद्र कुछ भी रहे, सभी के सभी आपका धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा आपका, विपरीत दिशा में ऋणात्मक हो जाएगा। एक मिनट ध्यान दीजिए, समझिए क्या बताना चाह रहे हैं इसको। यहाँ से चलिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये प्रधान अक्ष, ये होगा ध्रुव, इसको आगे तक बढ़ा दीजिए। यहाँ फोकस हो गया, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो इधर जो होता है, इधर जितना भी प्रतिबिंब रहे, कुछ भी रहे, इधर सभी के सभी ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। और इधर की बात करेंगे तो इधर किधर क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। अगर इसको हम दायां साइड मान के चले और इसको बाईं ओर मान के चले, ठीक है, तो दाईं ओर जितना भी रहेगा वो सभी के सभी क्या हो जाएगा आपका, धनात्मक हो जाएगा। और बाईं ओर जितना भी रह जाएगा, बाईं ओर जितना भी होगा वह सभी के सभी आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगर हम बात करें कि बताइए कि उत्तल दर्पण में क्या, उत्तल दर्पण में अगर हम बात करें कि उत्तल में, अभी अवतल दर्पण समझिए, ठीक है, ये आपका ध्रुव, इसको आगे तक बढ़ा देते हैं। यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से फिर समझना, ध्यान दीजिए, इसको मान लेते हैं बायां, बायां नहीं दायां होगा, दायां भाग, इसको बायां भाग, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये फोकस, वक्रता केंद्र, सभी दूरी जो होगा, अगर मान लें ये अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण में पूछेंगे बताइए फोकस क्या होगा, तो आपको क्या बताना है, ऋणात्मक होगा। वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगर यहीं पर वस्तु को रख दे, क्या रखते, वस्तु को रखते, वस्तु की दूरी को u से सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी को u से सूचित करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक हो जाएगा। सिंपल सी समझने की बात के समझिए कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ध्रुव से दायां साइड, ध्रुव से किधर, दायां साइड जितना भी जाएंगे तो सभी के सभी आपका धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक। और ध्रुव से बाईं ओर जितना जाएंगे वो सभी के सभी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। सिंपल सी ऐसे याद करिए। लेकिन ऊपर की ओर जाते हैं तो धनात्मक होता है, नीचे की ओर आते हैं तो ऋणात्मक होता है। सभी दूरी को क्या, मूल बिंदु, ध्रुव को मूल बिंदु मान करके मापेंगे। चलिए, इसका नियम क्या कहता है, समझना नियम क्या है। पहला नियम है आपका कि ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरी क्या करते हैं, मापा जाता है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। और नियम नंबर 4 क्या कहता है, ये आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। और मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत की ओर, जैसे कि ऐसे जाएंगे ऊपर लंबवत की ओर, दूरियां धनात्मक होगा। और नीचे की ओर आएंगे विपरीत दिशा में तो आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। अब यहाँ से फिर समझना, ठीक है। अब जैसे कि अब हम बता देते हैं, एक बार और समझिए, तीन परिपाटी में कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक। अच्छा, उत्तल दर्पण हम ले लेते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण, क्या हो गया आपका, प्रधान अक्ष, क्या हो जाएगा आपका, ये प्रधान अक्ष। और इसको हम आगे तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, अब
आगे तक बढ़ा दिए। ये पीछे हो गया और ये सामने हो गया। ये पीछे हो गया, ये क्या हो गया आपका सामने हो गया। अब यहाँ से अगर बात करें क्या है, ये ध्रुव हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका फोकस और यहाँ पर हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र सी मान लिए। इधर ये दायां भाग, इसको बोलेंगे बायां भाग, बायां, ये दायां ये बायां। यहाँ पर वस्तु को अगर रख दिया जाए तो वस्तु को रखेंगे तो इधर ऑल हो जाएगा आपका, ऑल हो जाएगा यहाँ पर सभी के सभी हो जाएगा धनात्मक, सभी दूरी। वस्तु यहाँ पर फोकस भी हो जाएगा धनात्मक, वक्रता केंद्र भी हो जाएगा धनात्मक, और प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं, वो भी आपका हो जाएगा धनात्मक। और इधर आपका वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगर आपको पूछेगा कोई व्यक्ति, कहेगा कि बताइए उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक। उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होती है, तो यह ऋणात्मक होती है। कहाँ से मापेंगे, तो ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापते हैं। मूल बिंदु से दायां भाग जाएंगे, जो भी चीज मिलेगा वो सभी के सभी आपका हो जाएगा धनात्मक, और बायां साइड जाएंगे तो ऋणात्मक। अब आते हैं दर्पण प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण सूत्र के बारे में अब समझते हैं। तो दर्पण सूत्र जो होता है, दर्पण सूत्र में वस्तु की दूरी को हम लोग u से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित करते हैं, और फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं। इन तीनों के बीच में क्या, इन तीनों के बीच में जो भी संबंध दर्शाना होता है, जो भी संबंध दर्शाते हैं, उसे ही कहते हैं दर्पण सूत्र कहते हैं। चलिए आइए अब क्या है दर्पण सूत्र में, कि प्रतिबिंब की दूरी u, वस्तुओं की दूरी v और फोकस दूरी f के बीच जो संबंध दर्शाता है, जो संबंध दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र को लिखते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, लिखते हैं दर्पण सूत्र को, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या लिखते हैं, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v लिखा जाता है।